1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। इस विद्रोह का आरंभ छावनी क्षेत्रों में छोटी झड़पों तथा आगजनी से हुआ था, परंतु जनवरी माह तक इसने एक बड़ा रूप ले लिया था। विद्रोह का अंत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के साथ हुआ था और पूरे भारत पर ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष शासन आरंभ हो गया, जो अगले 90 वर्षों तक चला। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सन 1757 में प्लासी का युद्ध जीता था। युद्ध के बाद हुई संधि में अंग्रेजों को बंगाल में कर मुक्त व्यापार का अधिकार मिल चुका था। सन 1764 में बक्सर का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों का बंगाल पर पूरी तरह से अधिकार हो गया था। इन 2 युद्धों में हुई जीत ने अंग्रेजों की ताकत को बढ़ा दिया था और उनकी सैन्य क्षमता को परंपरागत भारतीय सैन्य क्षमता से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया। कंपनी ने इसके बाद सारे भारत पर अपना प्रभाव फैलाना शुरू कर दिया। सन 1843 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंध क्षेत्र पर रक्त रंजित लड़ाई के बाद अधिकार कर लिया। सन 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद कमजोर हुए पंजाब पर अंग्रेजों ने अपना हाथ बढ़ाया और 1848 में दूसरा अंग्रेज सिख युद्ध हुआ। सन 1849 में कंपनी का पंजाब पर भी अधिकार हो गया। सन 1853 में आखिरी मराठा पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब की पदवी छीन ली गई और उनके वार्षिक खर्चे बंद कर दिए गए। सन 1854 में बरार और सन 1856 में अवध को कंपनी के राज्य में मिला लिया गया था। कई इतिहासकारों का मानना है कि उस समय जनमानस में यह धारणा थी कि अंग्रेज उन्हें जबरदस्ती या धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं। यह पूरी तरीके से गलत भी नहीं था। कुछ कंपनी अधिकारी धर्म परिवर्तन के कार्य में जुटे भी थे, हालांकि कंपनी ने धर्म परिवर्तन को स्वीकृत नहीं किया था। कंपनी इस बात से भी अवगत थी कि धर्म पारंपरिक भारतीय समाज में विद्रोह का एक कारण बन सकता है। इससे पहले 16वीं सदी में भारत तथा जापान में पुर्तगालियों के पतन का एक कारण यह भी था कि उन्होंने जनता पर ईसाई धर्म बलात् लादने का प्रयास किया था। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत अनेक राज्य जैसे झांसी, अवध, सतारा, नागपुर और संबलपुर को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया और इनके उत्तराधिकारी राजा से अंग्रेजी राज्य से पेंशन पाने वाले कर्मचारी बन गए। शाही घराने, जमींदार और सेनाओं ने अपने आप को बेरोजगार और अधिकारहीन पाया। ये लोग अंग्रेजों के हाथों में अपनी शर्मिंदगी और हार का बदला लेने के लिए तैयार थे। लॉर्ड डलहौजी के शासन के 8 वर्षों में 10 लाख वर्ग मील क्षेत्र को कंपनी के अधिकार में शामिल कर लिया गया था। इसके अतिरिक्त ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल सेना में बहुत से सिपाही अवध से भर्ती होते थे। वे अवध में होने वाली घटनाओं से अछूते नहीं रह सके। नागपुर के शाही घराने के आभूषणों की कलकत्ता में बोली लगाई गई। इस घटना को शाही परिवार के प्रति अनादर के रूप में देखा गया। भारतीय कंपनी के कठोर शासन से भी नाराज थे लोग। ये तेजी से फैल भी रहा था और पश्चिमी सभ्यता का प्रसार कर रहा था। अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों के उस समय माने जाने वाले बहुत से रिवाजों को गैर कानूनी घोषित कर दिया, जो कि अंग्रेजों द्वारा असामाजिक माने जाते थे। इसमें सती प्रथा पर रोक लगाना शामिल था। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सिखों ने बहुत पहले ही ये चीज बंद कर दिया था कि बंगाल के प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय इस प्रथा को बंद करने के पक्ष में प्रचार भी कर रहे थे। इन कानूनों ने समाज के कुछ पक्षों, मुख्यतः बंगाल में क्रोध उत्पन्न कर दिया। अंग्रेजों ने बाल विवाह प्रथा को समाप्त किया तथा कन्या भ्रूण हत्या पर भी रोक लगाई। अंग्रेजों द्वारा ठगी की समाप्ति भी की गई, परंतु ये संदेश अभी तक बना हुआ है कि ठग एक धार्मिक समुदाय था या केवल साधारण डकैतों का यह समुदाय था। ब्रिटानी न्याय व्यवस्था भारतीयों के लिए अन्यायपूर्ण मानी जाती थी। सन 1853 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड अबेरडीन ने प्रशासनिक सेवा को भारतीयों के लिए खोल दिया, परंतु कुछ प्रबुद्ध भारतीयों के हिसाब से यह सुधार पर्याप्त नहीं था। कंपनी के अधिकारियों को भारतीयों के विरुद्ध न्यायालयों में अनेक अपीलों का अधिकार प्राप्त था। कंपनी भारतीयों पर भारी कर भी लगाती थी, जिसे न चुका पाने की स्थिति में उनकी संपत्ति अधिग्रहित कर ली जाती थी। कंपनी के आधुनिकीकरण के प्रयासों को पारंपरिक भारतीय समाज में संदेह की दृष्टि से देखा गया।
लोगों ने माना कि रेलवे जो बॉम्बे से सर्वप्रथम चला एक दानव है और लोगों पर विपत्ति लेकर आएगा। परंतु बहुत से इतिहासकारों का यह भी मानना है कि इन सुधारों को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था, क्योंकि कंपनी के पास इन सुधारों को लागू करने के साधन नहीं थे और कलकत्ता से दूर उनका प्रभाव नगण्य था। 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण कंपनी द्वारा भारतीयों का आर्थिक शोषण भी था। कंपनी की नीतियों ने भारत की पारंपरिक अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। उन नीतियों के कारण बहुत से किसान, कारीगर, श्रमिक और कलाकार कंगाल हो गए थे। सन 1813 में कंपनी ने एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति अपना ली। इसके अंतर्गत विट्रानी व्यापारियों को आयात करने की पूरी छूट मिल गई थी। परंपरागत तकनीकी से बनी हुई भारतीय वस्तुएं इसके सामने टिक नहीं सकी और भारतीय शहरी हस्तशिल्प व्यापार को अकल्पनीय क्षति हुई। रेलवे सेवा के आने के साथ ग्रामीण क्षेत्र के लघु उद्यम भी नष्ट हो गए थे। रेल सेवा ने विट्रानी व्यापारियों को दूर दराज के गांवों तक पहुंच दे दी थी। सबसे अधिक क्षति कपड़ा उद्योग, कपास और रेशम को हुई थी। इसके साथ लोहा व्यापार, बर्तन, कांच, कागज, धातु, बंदूक, जहाज और रंगरेजी के उद्योगों को भी काफी क्षति पहुंची थी। 18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन और यूरोप में आयात और अनेक रोकों के चलते भारतीय निर्यात समाप्त हो गया। पारंपरिक उद्योगों के नष्ट होने और साथ साथ आधुनिक उद्योगों का विकास न होने के कारण यह स्थिति और भी विषम हो चुकी थी। साधारण जनता के पास खेती के अलावा और कोई साधन नहीं बचा था। खेती करने वाले किसानों की हालत भी खराब हो चुकी थी। ब्रिटानी शासन के प्रारंभ में किसानों को जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया था, जिन्हें लगान को बहुत बढ़ा दिया गया और बेगार तथा अन्य तरीकों से किसानों का शोषण प्रारंभ हो गया था। कंपनी ने खेती के सुधार पर बहुत कम खर्च किया और अधिकतर लगान कंपनी के खर्चों को पूरा करने में प्रयोग होता था। फसल के खराब होने की दशा में किसानों को साहूकार अधिक ब्याज पर कर्जा देते और अनपढ़ किसानों को कई तरीकों से ठगते थे। ब्रिटानी कानून व्यवस्था के अंतर्गत भूमि हस्तांतरण वैध हो जाने के कारण किसानों को अपनी भूमि से भी हाथ धोना पड़ता था। इन समस्याओं के कारण समाज के हर वर्ग में असंतोष व्याप्त हो चुका था। राजनैतिक कारण भी इसका एक मेन कारण रहा था। सन 1848 और 1856 के बीच लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कानून के अंतर्गत अनेक राज्यों पर अधिकार कर लिया। इस सिद्धांत के अनुसार कोई राज्य, क्षेत्र या विट्रानी प्रभाव का क्षेत्र कंपनी के अधीन हो जाएगा यदि क्षेत्र का राजा निसंतान मर जाता है या शासक कंपनी की दृष्टि में अयोग्य साबित होता है। इस सिद्धांत पर कार्य करते हुए लॉर्ड डलहौजी और उसके उत्तराधिकारी लॉर्ड कैनिंग ने सतारा, नागपुर, झांसी, अवध को कंपनी के शासन में मिला लिया था। कंपनी द्वारा तोड़ी गई संधियों और वादों के कारण कंपनी की राजनैतिक विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लग चुका था। सन 1849 में लॉर्ड डलहौजी की घोषणा के अनुसार बहादुर शाह के उत्तराधिकारी को ऐतिहासिक लाल किला छोड़ना पड़ेगा और 1856 में लॉर्ड कैनिंग की घोषणा की बहादुर शाह के उत्तराधिकारी राजा नहीं कहलाएंगे, मुगलों को कंपनी के विद्रोह में खड़ा कर दिया गया। सिपाहियों का भी इस विद्रोह में अहम योगदान रहा। सिपाही मूलतः कंपनी की बंगाल सेना में काम करने वाले भारतीय मूल के सैनिक थे। मुंबई, जिसको पहले बंबई के नाम से जानते थे, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी की अपनी अलग सेना और सेना प्रमुख होता था। इस सेना में ब्रिटानी सेना से अधिक सिपाही थे। सन 1857 में इस सेना में 2,57,000 सिपाही थे। बंबई और मद्रास प्रेसिडेंस की सेना में अलग अलग क्षेत्रों के लोग होने के कारण ये सेनाएं विभिन्नता से पूर्ण थी और इनमें किसी एक क्षेत्र के लोगों का प्रभुत्व नहीं था। परंतु बंगाल प्रेसिडेंसी की सेना में भर्ती होने वाले सैनिक मुख्यतः अवध और गंगा के मैदानी इलाकों के अधिकांश गुर्जर लोग थे। कंपनी के प्रारंभिक वर्षों में बंगाल सेना में जातिगत विशेषाधिकारों और रीति रिवाजों को महत्व दिया जाता था, परंतु सन 1840 के बाद कलकत्ता में आधुनिकता पसंद सरकार आने के बाद सिपाहियों में अपनी जाति खोने की आशंका व्याप्त हो गई थी। सेना में सिपाहियों को जाति और धर्म से संबंधित चिन्ह पहनने से मना कर दिया गया। सन 1856 में एक आदेश के अंतर्गत सभी भर्ती सिपाहियों को विदेश में कुछ समय के लिए काम करना अनिवार्य कर दिया गया। सिपाही धीरे धीरे सेना के जीवन के विभिन्न पहलुओं से असंतुष्ट हो चुके थे। सेना का वेतन कम था। भारतीय सैनिकों का वेतन महज 7 रुपए प्रतिमाह था और अवध और पंजाब जीतने के बाद सिपाहियों का भत्ता भी समाप्त कर दिया गया था। एनफील्ड बंदूक के बारे में फैली अफवाहों ने भी सिपाहियों की आशंका को और बढ़ा दिया था
कि कंपनी उनकी धर्म और जाति परिवर्तन करना चाहती है। सन 1853 की 3 बैंड इनफील्ड बंदूक विद्रोह का प्रारंभ एक बंदूक की वजह से हुआ। सिपाहियों को पैचन 1853 इनफील्ड बंदूक दी गई जो कि 0.577 कैलिबर की बंदूक थी तथा पुरानी और कई दशकों से उपयोग में लाई जा रही ब्राउन बैस के मुकाबले में शक्तिशाली और अचूक थी ये बंदूक। नई बंदूक में गोली दागने की आधुनिक प्रणाली प्रिकसन कैप का प्रयोग किया गया था, परंतु बंदूक में गोली भरने की प्रक्रिया पुरानी थी। नई एनफील्ड बंदूक भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था और उसमें भरे हुए बारूद को बंदूक की नली में भरकर कारतूस को डालना पड़ता था। कारतूस का बाहरी आवरण में चर्बी होती थी जो कि उसे पानी की सीलन से बचाती थी। इतिहासकार बताते हैं जो कारतूस पर चर्बी लगाई गई थी वो गाय और सूअर की चर्बी थी। 1857 की क्रांति का ये एक मुख्य कारण था। विद्रोह प्रारंभ होने के कई महीनों पहले से तनाव वातावरण बन गया था और कई विद्रोहजनक घटनाएं घटी। 24 जनवरी 1857 को कलकत्ता के निकट आगजनी की कई घटनाएं हुई। 26 फरवरी 1857 को 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में नए कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया गया। रेजिमेंट के अफसरों ने तोपखाने और घुड़सवार दस्ते के साथ इसका विरोध किया, पर बाद में सिपाहियों की मांग मान ली गई। मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में एक सिपाही थे। 21 मार्च 1857 को बैरकपुर परेड मैदान कलकत्ता के निकट मंगल पांडे जो दुगवा रहीमपुर फैजाबाद के रहने वाले थे, रेजिमेंट के अफसर लेफ्टिनेंट बाग पर हमला करके उसे घायल कर दिया। जनरल जॉन हेयर्सेस के अनुसार मंगल पांडे किसी प्रकार के धार्मिक पागलपन में थे। जनरल ने जमादार ईश्वरी प्रसाद ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, पर जमींदार ने मना कर दिया। सिवाय एक सिपाही शेख पलटू को छोड़कर सारी रेजिमेंट ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से मना कर दिया था। मंगल पांडे ने अपने साथियों को खुलेआम विद्रोह करने के लिए कहा, पर किसी के न मानने पर उन्होंने अपनी बंदूक से अपनी प्राण लेने का प्रयास किया, परंतु वे इस प्रयास में केवल घायल हुए। 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को कोर्ट मार्शल कर दिया गया था गोली मारने के आरोप में, और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। और इस तरीके से 1857 की क्रांति अपने लक्ष्य को तो न पा सकी, लेकिन काफी हद तक कारगर रही। इसी क्रांति के बाद भारत की बागडोर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चली गई थी। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इतिहास की जिस भी घटना को आप देखना चाहते हो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। आप उस घटना का नाम बताइएगा और अगले दिन आपको उसका वीडियो YouTube पर अपलोड मिलेगा। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होती है एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।